सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लव इनसाइट। सो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1 को कंप्लीट इसी वीडियो में। अब मैं बता देता हूँ, मैं अपने नोट से करूँगा और नोट्स कहाँ मिलेंगे तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। और एक और बात, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देता हूँ, लॉ के भी, एंड उसके साथ साथ तुम कोई डाउट भी पूछ सकते हो। एंड उसके अलावा इकोनॉमिक्स के भी अब मैं डेली 2 क्वेश्चन डालूंगा एज अ क्विज, जो ग्रुप पे चला जाएगा, जो कि तुमको आंसर देना है। और मैं सब ये सब कुछ जो है वो PYQs होंगे, MTP RTP और मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो कोई भी एक्ट आता है, स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि उस एक्ट के आने का पर्पस क्या है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के आने का पर्पस था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। सेलर जो है प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत एक्सप्लॉइटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को सेल ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया। कब लाया गया? 1 जुलाई 1930 को लाया गया, यानी ये बहुत ही पुराना एक्ट है। और कहाँ तक ये अप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में ये अप्लीकेबल है। अब जो यहाँ तुम्हें सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिख रही होगी, इसको अब तोड़ेंगे हम लोग। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है बेचना। ये तो सबको पता है, सेल का मतलब होता है बेचना। अब हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग थोड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सेल इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। ये पेन मेरी है, मैंने इसे, भाई इसका मुंह मुंह उड़ गया। ये पेन मेरी है, ये पेन मैंने तुम्हें दे दिया। ऑनरशिप ट्रांसफर, अब तुम इसके ऑनर हो, इसी को हम लोग सेल बोलेंगे। अगर ऑनरशिप अभी के अभी ट्रांसफर हो, ये पेन अभी के अभी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, तो अभी के अभी ऑनर तुम हो गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल। लेकिन अगर ये पेन को मैंने बोला कि मैं कल तुम्हें ये पेन दे दूंगा, तुम्हारे नाम कर दूंगा, तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। यानी जिसमें ऑनरशिप अभी ट्रांसफर हो जाए उसको सेल बोलेंगे, और जिसमें ऑनरशिप लेटर डेट पे ट्रांसफर हो उसको हम लोग एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। अब यहाँ सेल का कहानी तो खत्म हो गया, अब गुड्स पे आओ। ये गुड्स, कौन से गुड्स? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन से गुड्स? तो देखो, दो ही तरह के गुड्स इंक्लूड हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, M+M। ये M+M क्या है? ये M+M है मार्केटेबल प्लस मूवेबल। ऐसे गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड होंगे जो मूवेबल भी हो और मार्केटेबल भी हो। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सके और वो बेचने लायक हो। मार्केटेबल, क्योंकि सिर्फ मार्केटेबल ही इंक्लूड हो सकते हैं, तो क्या मनी जो सर्कुलेशन में है, क्या वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मनी से हम लोग कोई चीज़ खरीद तो सकते हैं लेकिन वो बेच नहीं सकते। मनी भाई 200 रुपये में 200 कौन खरीदेगा? पागल ही होगा कोई। और मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये तो नॉर्मल हो गए। अब इमूवेबल गुड्स का क्या? देखो, इमूवेबल गुड्स कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड नहीं होते, यानी ये बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री, ये सब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये सब का एक सेपरेट एक्ट है, टोपा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब देखो, गुड्स में मूवेबल प्लस मार्केटेबल तो इंक्लूड होते ही होते हैं, उसके अलावा भी GST भी इंक्लूड होता है। कौन सा GST? वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला नहीं, एक्रोनिम है। GST मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप उग रहा है, क्या वो इंक्लूड्स होगा सोगा में? हाँ होगा, क्योंकि भाई उग के वो तो मार्केट में ही आने वाला है ना बेचने के लिए। स्टॉक इंक्लूड होगा। और तीसरा जो है ट्री, टी से ट्री, ट्री अटैच टू द लैंड दैट कैन बी सर्व एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर्व मतलब काटना, सर्व मतलब काटना, काट देना। देखो भाई, कटता सबका है लेकिन बताता कोई नहीं है। मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ICI मार्क्स सबका काटता है भाई। क्या तुम लोग भी इंस्टा के रीले वीले देखकर इधर उधर करने लगते हो? जी जी, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो देखो, कोई ट्री है तो क्या वो सोगा में कवर होगा? हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो ट्री को काटा जाता है और उसको बेचा भी जाता है मार्केट में, इसलिए ट्री भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंक्लूड होगा। अब बस करना क्या है, गुड्स का डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 7 में इसी को जो मैंने बताया उसी को बस मैंने लिख दिया। देखो कैसे लिखा। गुड्स आर मूवेबल एंड मार्केटेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मूवेबल एंड मार्केटेबल प्रॉपर्टी है जिसमें ग्रोइंग क्रॉप, स्टॉक और ट्री जो कि सर्व्ड हो सकता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो इंक्लूड होता है। और क्या क्या एक्सक्लूड होता है? तो मनी एक्सक्लूड होता है,
और एक्शनेबल क्लेम एक्सक्लूड होता है। एक्शनेबल क्लेम क्या हुआ, कोई चीज़ पे अगर केस चल रहा है तो वो तुम्हारे फेवर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऐसी चीज़ों को दूर रखा जाता है, इंक्लूड नहीं किया जाता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, गुड्स के डिफिनेशन में। अब बात करते हैं, सपोज करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तुम्हें पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग हुए। पहले ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में थे। तो हो सकता है कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कुछ बातें बोल रहा है और सेल ऑफ गुड्स कुछ बातें बोल रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, यानी ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। तो उस सिचुएशन में किसकी बातों को फॉलो करेंगे? तो जिस एक्ट को तुम पढ़ रहे हो उसकी बात को फॉलो करोगे। अभी सोगा पढ़ रहे हो तो कोई भी कॉन्ट्राविक्शन होगा तो तुम सोगा की बात फॉलो करोगे। अब मान लो दोनों में सेम बातें लिखी है, ये भी सेम बात बोल रहा है, वो भी सेम बात बोल रहा है, तो किसी का भी फॉलो कर लो भाई, क्या ही फर्क पड़ता है। और कोई बात अगर सोगा में नहीं लिखी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, तो फिर भैया तो ऑप्शन ही नहीं है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट की बात सुननी होगी। लेकिन अगर कंट्राविक्शन हुआ दोनों के बीच में तो जो तुम पढ़ रहे हो उसकी बात माननी है। सेक्शन 1 अप्लीकेबिलिटी बताता है, जो कि है इंडिया में, होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लीकेबल है। अब डिफिनेशंस के पॉइंट पे आ गए। देखो डिफिनेशन में मैं सिंपल एक बात बता देता हूँ, सारे डिफिनेशन मैंने अपने नोट्स में नहीं लिए हैं, इंपॉर्टेंट वन लिए हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ने सारे हैं मॉड्यूल से। यहाँ इंपॉर्टेंट वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं एक करवा दूंगा भाई। देखो ICI कहीं से भी मार्क्स पूछ सकता है, मार्क्स कहीं से भी। सितंबर अटेम्प्ट में भी उन्होंने अनटच पार्ट सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट उठाया, जिसको लोग उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। तो कहीं से भी मार्क्स पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया तुम्हें पढ़ना सब है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नोट्स में नहीं लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिफाइन करता है डिलीवरी। डिलीवरी क्या हुआ, जब ये पेन मैं तुम्हें दे दूंगा अपने मर्जी से, एक आदमी दूसरा आदमी को पेन सौंप देगा यूज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी हुआ है। और यही सौंप देना को, यानी एक पेन दूसरे को दे देना अपनी मर्जी से, उसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन। यानी डिलीवरी इज़ वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पोजेशन तुम्हें यूज़ करने की पावर देता है, ऑनरशिप तुम्हें ऑनर बनने की पावर देता है। सेक्शन 2 क्लॉज 3 ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई कोई भी बायर जो है, बायर डिलीवरी तभी लेने के लिए बाउंड है जबकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो। यानी इस पेन को मैं जब पैक वैक करके तुम्हें दूंगा तभी बायर जो है वो ले सकता है डिलीवरी। उससे पहले क्या बायर मना कर सकता है? मान लो मैं सपोज करो इसका कैब के बिना तुम्हें डिलीवरी दे रहा हूँ, तो क्या बायर मना कर सकता है भाई मैं नहीं लूँगा डिलीवरी, अभी ये पूरा कंप्लीट का है? तो हाँ, मना कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने इसका पेन का कैप लगा दिया और अब मैं इसको डिलीवर कर रहा हूँ, तो क्या मैं अब बायर मेरे को मना करेगा? तो आंसर इज़ नो, बायर तब मना नहीं कर सकता, वो बाउंड हो जाएगा डिलीवरी लेने को। सेक्शन 2(4) बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या हुआ, मान लो कोई चीज़ लिख कर किसी ने दे दिया है जो कि दिखाता है कि जिसके पास होगा वो उसको यूज़ कर सकता है। एक तरफ से बिल समझ लो, बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, रेलवे से सामान गया, ठीक है, और उस पर एक रिसिप्ट बनता है, वो रिसिप्ट जिसके हाथ में होगा रेलवे से सामान वो ले लेगा। सपोज करो मैंने ट्रेन से अपनी साइकिल भेजी और बिल बनाकर भेज दिया, तो वो बिल जिसके पास होगा साइकिल उसको ही मिलेगी। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या हुआ, बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, एयरवे बिल, और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि यूज़ होता है बिजनेस में एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। यानी जिसके पास वो होगा पोजेशन गुड्स का उसी के पास होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने तरह के गुड्स होते हैं? 3 तरह के गुड्स होते हैं, एग्जिटिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। एग्जिटिंग गुड्स सेक्शन 6, फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 6 एंड कंटीजेंट गुड्स सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो पहले एग्जिटिंग गुड्स को समझते हैं कि एग्जिटिंग गुड्स है क्या। जो गुड्स एग्जिस्टेंस में, मान लो ये मेरी पेन, ये अभी इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में है, क्या तुम अगर मैं इसको बेचना चाहूँगा और तुम खरीदना चाहोगे तो क्या हम इसका कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस में है। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जिटिंग गुड्स, जो कि इस दुनिया में एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, अब एग्जिटिंग गुड का जो है वो 3 टाइप होता है, स्पेसिफिक, असर्टन, अनअसर्टन।
स्पेसिफिक सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइन है। जो गुड्स आइडेंटिफाई और एग्रीड हो गए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। यानी ये पेन मैं बेचना चाहता हूँ और तुम बायर हो और तुमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये पेन मैं खरीदूंगा, और फिर एग्री भी कर लिया कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, दे दो मेरे को। इसी को हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। यानी ऐसे एग्जिटिंग गुड्स जो कि बायर ने आइडेंटिफाई कर लिए और फिर एग्री भी कर लिया कि हाँ मैं खरीदूंगा, वैसे गुड्स को हम लोग बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है। अनसर्टेन गुड्स क्या हुआ? Goods which are not identified or agree at the time of contract but defined by description or sample। सपोज करो, रुको, ये दोनों पेन है, ठीक है, मार्कर है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, दोनों एक जैसा है, ये दोनों रखा हुआ है, तुम बायर हो, तुम आ रहे हो इसको लेने, ठीक है, तुम्हें मार्कर चाहिए, तुम ये दोनों रखा हुआ है, तो ये जो दोनों रखा हुआ है ये अनअसर्टेन गुड्स है। दुनिया में एग्जिस्टेंस में तो है, लेकिन क्या इन दोनों में से अभी तुमने किसी एक को आइडेंटिफाई किया या एग्री किया? नहीं। फिर तुम आए और तुमने एक ये पेन जो है वो निकाल लिया, ये एक पेन निकाल लिया, तो क्या ये अब आइडेंटिफाई हो गया, एग्री हो गया? तो ये हो गया असर्टेन गुड्स। समझ में आया? स्पेसिफिक गुड्स, देखो तुम आए और आते के साथ तुमने ये पेन देखा और बोला मैं ये खरीदूंगा, ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। तुम आए, तुमने देखा दो एक ही तरीके के पेन हैं, ये हो गए अनअसर्टेन गुड्स। उसमें से तुमने एक निकाल लिया, उसमें से तुमने एक निकाल लिया और उसके बाद फिर तुमने उसे खरीदा, तो ये हो गए, निकालने के बाद वो हो गए असर्टेन गुड्स। यानी स्पेसिफिक और असर्टेन एक ही बात है, बस प्रोसेस अलग है। असर्टेन बनता कैसे? अनअसर्टेन आइडेंटिफाई होने के बाद, और स्पेसिफिक डायरेक्ट ही आइडेंटिफाई हो जाता है। अनअसर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाई आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड। व्हेन अनअसर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाई दे आर असर्टेन। जैसे ही अनअसर्टेन ने आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो असर्टेन हो जाएंगे। फ्यूचर गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि अभी भी प्रोड्यूस नहीं हुए सेलर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद होंगे। यानी सपोज करो मैं एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि तुम्हारे खेत में जितना इस साल सब्जी उगेगा वो सब मेरे को तुम दे देना, बदले में मैं तुम्हें इतना रुपया दे दूंगा। तो क्या अभी सब्जी उग गई है? नहीं उगी है, यानी गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने अभी कर लिया। तो वैसे गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, जो कि बाद में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी ही हो गया। फिर आता है कंटीजेंट गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि डिपेंड करते हैं कुछ अनसर्टेन इवेंट्स पे। यानी सपोज करो कोई गुड्स, सपोज करो कोरोना हुआ था जब, कोविड-19, उस सिचुएशन में क्या कोविड-19 से पहले किसी को पता था कि कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। वो कोविड-19 वैक्सीन जो है वो हो गए कंटीजेंट गुड्स, जो कि तुम्हें कोई चीज़ ऐसा होगा तब वो गुड्स बनेंगे। यानी कोविड-19 आया तब कोविड-19 की वैक्सीन बनी, ये बात को समझो। तो ये हो गया कंटीजेंट गुड्स, यानी वो डिपेंड करता है, कोई अनसर्टेन इवेंट अगर होता है तो वो बनेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीमेंट टू सेल। देखो सेल किसका किसका हो सकता है? स्पेसिफिक गुड्स का हो सकता है, असर्टेन गुड्स का हो सकता है। सेल अगर देखो स्पेसिफिक का हो सकता है, असर्टेन का हो सकता है। अनअसर्टेन को सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसको आइडेंटिफाई करोगे तब तो सेल करोगे। ये दोनों को बेचोगे कैसे? जब तक तुम एक को सेलेक्ट नहीं करोगे तो बेचोगे कैसे? मॉल जाते हो, मॉल में सब सामान रखा हुआ है, तुम एक निकालते हो तो वो असर्टेन हो गए। जब तक नहीं निकालोगे तो तुम खरीद ही नहीं सकते। तो इसलिए सेल जो होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स का होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल तुम किसी का ही बना सकते हो, एग्जिटिंग का भी, फ्यूचर का भी, कंटीजेंट का भी, किसी का भी। ठीक है। अब डिलीवरी भी तीन तरह के होते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब नॉर्मल जो फ्लिपकार्ट तुम्हारे घर पे, मिंत्रा तुम्हारे घर पे आके जो डिलीवरी कर रहा है वो एक्चुअल डिलीवरी है। ये फिजिकल पोजीशन ऑफ ट्रांसफ़र, एक आदमी तुम्हें फिजिकली आकर गुड्स दे रहा है। ठीक है। सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी का बेस्ट एक एग्जांपल एक वर्ड में मैं डिफाइन कर दूंगा। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? तुम कार खरीदने गए, तुम स्कूटी खरीदने गए, वहाँ स्कूटी और कार का ऐसा बड़ा जैसा चाबी के साथ फ़ोटो खिंचाया जाता है, तुम्हें चाबी दिया जाता है कि ले भाई तेरा चाबी हो गया, तेरा कार हो गया। क्या तुम्हें कार दिया गया या तुम्हें स्कूटी दिया गया? नहीं दिया गया, तुम्हें उसे उसका चाबी दिया गया।
तुमने कोई घर खरीदा, घर का तुम्हें चाबी दे दिया गया, क्या तुम्हें घर उठा के दिया गया है? नहीं, लेकिन डिलीवरी हो गया। जैसे ही तुम्हें गुड्स नहीं दिया जाता है, गुड्स के कुछ सिंबल दिए जाते हैं एज अ डिलीवरी, तो वो भी डिलीवरी माना जाता है। जैसे गाड़ी तो तुम्हें नहीं दिया गया, गाड़ी का चाबी दिया गया। घर तुमने खरीदा, घर का चाबी तुम्हें दे दिया, घर तो नहीं उठा के ला के दे दिया तुमको भाई, घर का चाबी ही नहीं दिया, तो क्या वो डिलीवरी हुआ? हाँ वो डिलीवरी हुआ, लेकिन घर इंक्लूड नहीं होगा, ये बात याद रखना, क्योंकि वो टोपा में इंक्लूड होता है, इमूवेबल है। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताया। हाँ कार इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। बाईसाइकिल इंक्लूड होगा, बिल्कुल ही होगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी यानी कभी कभी होता है एक्चुअल कस्टडी ऑफ गुड्स चेंज नहीं होते, ये एक्नॉलेजमेंट से होते हैं। यानी सपोज करो तुम लोग ने ऐसा भी कहीं देखा होगा बहुत जगह कि तुम कोई दुकान गए, तुमने वहाँ से कुछ सामान लिया, उसके बाद तुम बोलते हो ठीक है भैया आप इसको अभी यहीं पे रखिए, मैं आता हूँ वहाँ आगे से और भी सामान लेकर आता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको ले जाऊँगा, ठीक है। या फिर सब तुमने वो रख के तुम चले गए, उसके बाद जो वो आदमी था ऑनर, वो फ़ोन कर रहा है कि भाई देख जल्दी आ, मेरे को दुकान बढ़ाना है। तो तुमने बोला कि अरे अरे भैया 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 सुनिए ना, आप अपना एजेंट को दे दीजिए, वो गुड्स लेकर रहेगा, मैं आके उससे ले लूँगा। ये होता है कि नहीं नॉर्मल? तो वो जैसे ही अपने एजेंट को दे देगा, एजेंट को कि भाई रख, वो आएगा उसको दे देना। तो ये ही हुआ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यानी डिलीवरी अभी हुआ नहीं है सेलर के पास ही, सेलर के कोई एजेंट या उसके ऑथराइज पर्सन जो कि विद द कंसेंट ऑफ द बायर उसके हाथ में गुड्स हैंडेड ओवर कर दिया कि जब बायर आएगा तो उसको दे देना, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आई होप कि तीनों डिलीवरी तुमको समझ आ गई होगी। सेक्शन 2(8) बात करता है इंसॉल्वेंट कौन है। इंसॉल्वेंट वो आदमी है जो कि अपना पैसा पे नहीं कर पाता है। फिर सेक्शन 2 बात करता है मर्केंटाइल एजेंट कौन है। मर्केंटाइल एजेंट नॉर्मल आदमी है जो डील करता है गुड्स के बाइंग और सेलिंग में, जैसे कि कोई दुकान वाला ही समझ लो, तो वो भी मर्केंटाइल एजेंट है। सेक्शन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर दो। अगर प्राइस का क्वेश्चन आएगा तो तुम प्राइस इस लाइन से स्टार्ट कर सकते हो कि प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर प्राइस नहीं होगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी नहीं होगा। प्राइस इज़ वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट। प्राइस नहीं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं। उसके बाद प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक जनरल एक स्पेसिफिक। जनरल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ऑनरशिप जो है सेलर के पास होता है। मतलब देखो जनरल प्रॉपर्टी में जो इसका ऑनर मैं हूँ, रिस्क भी मेरा, रिवॉर्ड भी मेरा, इसको मैं यूज़ करने का जो रिवॉर्ड होगा वो मेरा, और ये अगर टूट फूट गया, ये ख़राब हो गया तो उसका रिस्क भी मेरा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी प्लेज, सपोज करो मैंने अपने सोना प्लेज किया है, अपने गोल्ड को प्लेज किया है, तो ऑनर मैं हूँ, है उसके पास सामान, तो उसके पास सब कुछ राइट तो नहीं है, बस उसके पास देखभाल करने का राइट है। तो ये हो गया स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फिर 12 बात करता है क्वालिटी ऑफ गुड्स, 13 सेलर के बारे में। ये सब डिफिनेशन बुक से कर लेना। अब सेल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सेल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में जिसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कुछ कंसिड्रेशन लेकर, और इसमें सारे वैलिड एसेंशियल इंक्लूड होंगे कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सेक्शन 4 आता है एग्रीमेंट टू सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल को मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, एग्रीमेंट सेल को भी मैंने डिफाइन किया है। सेक्शन 4 बताता है सेल मतलब क्या हुआ, जब सेलर ट्रांसफ़र करे, एग्री करे ट्रांसफ़र करने का। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बात करता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या हुआ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों इंक्लूड है, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों इंक्लूड है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ सेलर या तो अभी ट्रांसफ़र कर देगा या एग्री करेगा कि भैया ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा, ऑनरशिप एट लेटर डेट पे, ठीक है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशन लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है, और बिना कंडीशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 बोलता है कि सेलर ट्रांसफ़र करेगा अगर ऑनरशिप इमीडिएटली तो उसको सेल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और अगर वो लेटर डेट पे करेगा तो उसको एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी मैंने इसका ऑनर तुम्हें तुरंत बना दिया है इमीडिएटली, तो ये हो गया सेल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर मैंने बोला इसका ऑनर मैं कल तुम्हें सुबह बनाऊंगा तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 बोलता है कि एलैप्स ऑफ टाइम के साथ साथ
कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद एग्रीमेंट टू सेल सेल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो कभी ना कभी तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा ही। ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 यही बोलता है कि कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद, टाइम होने के बाद एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्शन 5 बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले एक ऑफर दिया जाएगा और उसको एक्सेप्ट करना होगा। मैंने तुम्हें ऑफ़र दिया कि क्या तुम ये पेन लोगे, और तुमने एक्सेप्ट किया हाँ भाई मैं लूँगा। तो सबसे पहले ऑफ़र देना है और एक्सेप्ट करना है। उसके बाद भाई पेमेंट और डिलीवरी की बात चलेगी बस, कि या तो पेमेंट और डिलीवरी दोनों अभी कर दो, तुम पैसा दो हम तुमको ये दे देंगे, या फिर पेमेंट तुम अभी हमको दो लेकिन डिलीवरी हम तुमको कल सुबह देंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। या पेमेंट और डिलीवरी दोनों फ्यूचर डेट पे, या बोला ठीक है भाई इसको मैं पैक करके रखता हूँ, सुबह तुम आके ले जाना और उसी समय पैसा दे देना। या फिर पेमेंट और डिलीवरी इंस्टॉलमेंट पे होगी, आज मैंने इसका ढक्कन भेजा, कल सुबह मैं इस पूरा पेन को भेजूंगा, पैसा भी तुम इसी तरह देना, आज ढक्कन का पैसा दे दो और कल पेन का पैसा दे देना। अब आते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7, 8, 9, 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चारों लास्ट के सेक्शन है। सेक्शन 7 बात करता है गुड पेरिएशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लो कोई स्पेसिफिक गुड्स है, ये बात याद रखना, स्पेसिफिक गुड्स को लेकर है ये एक्ट, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 में ये इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई स्पेसिफिक गुड्स है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया बिना मेरे गलती। मान लो यही है स्पेसिफिक गुड्स पेन, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये टूट गया, इसमें ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये प्रियोर एन एग्रीमेंट हुआ है, यानी हम और तुम, मैं और तू, ठीक है, मैं और तुम जो है बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को वो वाइट वाला पेन जो तेरे पास है ना मेरे को वो चाहिए। मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, उससे पहले ये टूट चुका है और हम लोग बात कर रहे हैं, अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ बातें कर रहे हैं, उससे पहले ही टूट गया, तो क्या एग्रीमेंट वॉइड होगा? द आंसर इज यस, वॉइड होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये स्पेसिफिक गुड्स पे ही अप्लीकेबल है। एंड दूसरी बात कि ये टूटना चाहिए बिना मेरे और तेरे गलती के, यानी ना मेरी गलती होनी चाहिए ना तुम्हारी गलती। सेक्शन 8 सेम बात है, बस थोड़ा सा अलग है। गुड्स पेरिएशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। हम दोनों बात कर रहे हैं कि भाई देख गुड्स जो है मेरे को तेरा वाला वाइट पेन चाहिए, मेरे को दे दो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है जा, एग्रीमेंट बना लिया मैंने तुम्हारे साथ, हाथ मिला लिया कि हाँ चल अब भाई मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है वाइट पेन दे दूंगा, एग्रीमेंट बन गया। उसी समय ये पेन जहाँ रखा हुआ था वहाँ से एक चूहा आया और उस चूहे ने पेन को गिरा दिया और पेन टूट गया। क्या मेरी गलती? नहीं। क्या तुम्हारी गलती? नहीं। लेकिन पेन टूटा कब? एग्रीमेंट बनने के बाद पेन टूटा। तो लेकिन सेल नहीं हुआ, अभी मैंने अभी तुम्हें बेचा नहीं है, अभी एग्रीमेंट हो गया था कि मैं कल सुबह तुम्हें बेच दूंगा। ठीक है, उस दौरान शाम से लेकर सुबह के बीच में पेन टूट गया बिना हम दोनों की गलती में, तो उस सिचुएशन में भी जो है एग्रीमेंट जो है एक्चुअल सेल से पहले ही वॉइड हो जाएगा। ये बात समझ गए? सेक्शन 7 और 8। क्या ये लाइन तुम लिख सकते हो? मैंने जो ये नोट्स में लिखा है, क्या एग्जाम में तुम ये लिख के आओगे मार्क्स मिलेगा? चौड़ में लिख के आना भाई, चौड़ में मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, और फ्यूचर गुड्स के केस में भी सेम यही बातें हैं। सेक्शन 9 असरमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस मतलब प्राइस कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कैसे होगा? देखो प्राइस फिक्स 3 तरीके से हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे हम दोनों, ठीक है, हाँ भाई इसका 500 रुपये तू दे देना, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिए। मैनर डिटरमाइन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, या बार्गेनिंग करके थोड़ा, मैंने बोला 500 रुपये, तूने बोला 400 रुपये, मैंने बोला चल 450 में अपनी बात खत्म करते हैं, तो बार्गेनिंग करके भी प्राइस फिक्स कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर प्राइस फिक्स कर सकता हूँ। और कोर्स ऑफ डीलिंग में मान लो हम दोनों हमेशा से क्या करते थे, हमेशा से ये पेन तू मेरे से लेता था, हमेशा मैं तुम्हें बेचता था, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में हम दोनों के बीच में ऑलरेडी प्राइस डिसाइडेड है कि भाई इसका दाम इतना है तो मैं उतना ही दाम लूँगा। तो 3 तरीके से मैं प्राइस डिसाइड कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखकर, या बार्गेनिंग करके, या फिर हम लोग पहले से रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग में डील कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भाई कोई भी मतलब जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे मैं दे दूँगा। लास्ट सेल एट वैल्यूएशन और यूनिट 1 हमारा ख़त्म। जब गुड्स सोल्ड होगा वैल्यूएशन पे, यानी जहाँ प्राइस थर्ड पार्टी डिसाइड करने वाला है
और वो ये प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता तो एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। देखो ये मैंने पॉइंट्स में नहीं लिखा, ये मैंने एक लाइन से लिखा। क्या ऐसे लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा? हाँ, ऐसे भी लिखोगे मार्क्स मिलेगा। मैंने 5 मिनट सीरीज़ में और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें मैंने पॉइंट्स में लिखा, क्या वैसे मार्क्स मिलेंगे? भाई मार्क्स मिलेंगे, एक ही चीज़ है, बस मैंने इसको पॉइंट्स में नहीं लिखा। अब मैं बता देता हूँ सेल एट वैल्यूएशन क्या होता है। मान लो मैं और तुम, मैं ये पेन बेचना चाहता हूँ तुम्हें, मैंने बोला ठीक है ये पेन मैं तुम्हें बेचना चाहता हूँ 500 रुपया में। पैसा मैंने अभी डिसाइड बात नहीं किया, ठीक है, पैसा अभी मैंने बात नहीं किया। मैंने बोला ये पेन मैं तुम्हें बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे? तुमने बोला ठीक है खरीद लूँगा। मैंने बोला भाई इसका प्राइस जो है ना मेरा भाई डिसाइड करेगा। अब बाद में मेरा भाई मना कर देता है, भाई मैं प्राइस नहीं डिसाइड कर रहा, तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? हाँ, ये वॉइड हो जाएगा। मान लो कोई ये पहला पॉइंट यही बोला, ठीक है। और दूसरा, जो पार्टी एट फॉल्ट होगा वो लायबल होगा डैमेजेस के लिए पार्टी एट फॉल्ट, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि ये पेन का प्राइस मेरा भाई डिसाइड करेगा और चुपके से भाई के कान में जाके बोल रहा हूँ भाई 500 रुपये नहीं, इसका 1000 रुपये दाम रखना, 1000 दाम रखना, तो क्या मैं उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं पार्टी एट फॉल्ट होऊंगा। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे लिए लायबल हो जाऊंगा, तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा मुझे। मान लो अगर गुड्स डिलीवर कर दिया जाएगा तो अगर मेरा भाई मना भी कर देगा तो हमको रिजनेबल प्राइस पे करना होगा। यानी कि सपोज करो मैंने बोला ये पेन खरीदेगा, तुमने बोला हाँ खरीदूंगा, मैं बोलते के साथ मैंने तुम्हें दे दिया और उसके बाद बोला मेरा भाई डिसाइड करेगा। उस सिचुएशन में मेरा भाई मना भी कर दे डिसाइड करने में प्राइस, तब भी क्योंकि गुड्स तुमको ऑलरेडी दे चुके हैं तो सेल होगा और उसका जो रिजनेबल प्राइस मार्केट में चल रहा होगा वो तुम्हें मुझे देना होगा। ये हो गया सेक्शन 10 ख़त्म, यहीं तक। यूनिट 2 भी जल्दी आएगा। लाइक करो भाई और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।